A very good morning to all of you, and I am again again I am here in front of you for software engineering. और मैं अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हम लोग कर रहे थे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम लोगों ने कर लिया था, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हम लोग कर रहे थे। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया था, और आज जो है हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने मेंटेनेंस में देखा था कि मेंटेनेंस के जो डिफरेंट जो आपके उसको ये कहेंगे कि जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के कितने जो पॉइंट्स थे वो सारे हम लोगों ने देखे थे कि किस तरीके से प्रोग्राम को मॉडिफाई किया जाता है, क्यों किया जाता है। और उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब भी हम लोग मेंटेनेंस का जब बात करते हैं तो वहाँ पे टाइप ऑफ मेंटेनेंस भी आता है। टाइप ऑफ मेंटेनेंस में भी 3 तरीके की चीज़ें हम लोगों ने देखी। हम लोगों ने ये देखा कि जो सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स है वो कितने परसेंटेज होता है, तो उसका परसेंटेज 17 था। जबकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से जो मेंटेनेंस होता है उसका परसेंटेज 18 था। तो टोटल ये 35% हो जाता है। और बाकी का जो 65% है वो सिस्टम के जो मॉडिफाई जो सिस्टम करते हैं वो फंक्शनैलिटी के आधार पे करते हैं कि कुछ नए फंक्शनैलिटी उसमें जोड़े जाएं। इसलिए जो है हमारे सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस और डेवलपमेंट को हम लोगों ने देखा था। मेंटेनेंस कॉस्ट देख लिया था हम लोगों ने कि किस तरीके से जो है मेंटेनेंस कॉस्ट फैक्टर्स है, तो उसको भी हम लोग आज देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। आई विल बी शेयरिंग विद द स्क्रीन, और आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर दिया गया है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो मेंटेनेंस है वो, ये देखिए हम लोग इसी की बात कर रहे थे ये कि जब डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट में हम लोगों ने फॉल्ट रिपेयर, सॉफ्टवेयर अडेप्टेशन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से जो सॉफ्टवेयर अडेप्ट करने का जो परसेंटेज है वो 18% है, और 65% फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम लोग लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने देख रखी है, और कई सारी चीज़ें ऐसी भी है जो हम लोगों ने नहीं देखा है अभी तक। तो अभी तक हम लोगों ने जो नहीं देखा है वो अब आगे देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से वो काम होता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट में आप देखिएगा कि हम लोगों ने किस तरीके से करप्शन हो जाता है सॉफ्टवेयर का, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। फिर सॉफ्टवेयर अगर पुराना हो जाए तो तब मेंटेन करना पड़ता है। तो उसका हम लोगों ने ग्राफ भी देखा था। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी हम लोगों ने देखा था कि टीम स्टेबिलिटी, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट फैक्टर्स हैं कुछ। सबसे पहला है कि टीम की स्टेबिलिटी। टीम की स्टेबिलिटी कहने का मतलब कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सकता है अगर वही स्टाफ हमेशा इन्वॉल्व रहे, और उसी टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए वो काम करते थे, तो वो इसमें जो है मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम हो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, टीम की स्टेबिलिटी हो नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि हर एक बंदा जो है अपनी डेवलपमेंट चाहता है और एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मूव करना चाहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी के जितने भी लोग हैं वो बदलते रहते हैं, और हर बार नए लोगों को नई चीज़ें सिखानी पड़ती है। उसकी वजह से टीम में स्टेबिलिटी नहीं हो आ पाती है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द डेवलपर्स ऑफ अ सिस्टम may have no contractual responsibility। जो डेवलपर्स हैं सिस्टम के, उनके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ही फॉर मेंटेनेंस। मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मेंटेनेंस जो है हम आप ही से करवाएं। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को की मेंटेनेंस किसी दूसरे से भी हम करवा सकते हैं। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आपसे मैंने सॉफ्टवेयर बनवा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम आप ही से मेंटेनेंस करवाएं। ये बेहतर होता है कि उन्हीं से करवाया जाए, लेकिन हम नहीं भी करवा सकते। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स। और डिफरेंट फैक्टर्स के कारण जो है वो हम लोग कई बार जो है कॉन्ट्रैक्ट्स जो है किसी और कंपनी को भी दे देते हैं।
The developers of a system may have no contractual responsibility for maintenance, so there is no incentive to design for future change. तो इसमें जो है क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल जो है उसको हम नहीं देते हैं, जिससे हमने सॉफ्टवेयर बनवाया है, अगर उसको अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, तो उससे होता क्या है कि मेंटेनेंस हो सकता है कि थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि जो लोग इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को लेंगे, उसको पहले उनको समझना पड़ेगा, डेवलपमेंट उसकी समझनी पड़ेगी। उसके बाद उसको जो है क्या-क्या उसमें दिक्कतें आई थी टेस्टिंग में, ये देखना पड़ेगा, और उसके बाद सारी चीज़ों को समझते हुए उस पे काम करना पड़ेगा, तो टाइम अधिक लग सकता है इसमें। डिफरेंट है, नेक्स्ट है स्टाफ स्किल्स। तो स्टाफ स्किल्स क्या होता है कि मेंटेनेंस जो है, आपका जो मेंटेनेंस है वो हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि जो मेंटेनेंस है, सो मेंटेनेंस स्टाफ आर ऑफन इनएक्सपीरियंस्ड। कई बार जो मेंटेनेंस स्टाफ होते हैं वो हमेशा इनएक्सपीरियंस्ड ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमेशा बदलते रहते हैं। एंड हैव लिमिटेड डोमेन नॉलेज, और उसके जो नॉलेज हैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, लिमिटेड ही होते हैं। एंड हैव लिमिटेड डोमेन नॉलेज। तो उसके कारण क्या होता है कि उनको जितने भी जो स्टाफ होते हैं उनको हर बार सिखाना पड़ता है, बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, जिसमें कि टाइम लग सकता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम एज एंड स्ट्रक्चर। तो जिस तरीके से प्रोग्राम यूज होता है, जिस तरीके से प्रोग्रामिंग में डिफरेंट जो कह सकते हैं कि जो उसका टाइम के अनुसार जो प्रोग्राम में चेंजेस आते रहते हैं, तो उस चेंजेस को भी सीखने के लिए जो है टाइम लगता है। क्योंकि अगर आपने कोई चेंज किया है प्रोग्राम में, तो वो एकदम से किसी को समझ में आ जाए, इतना आसान नहीं होता है। तो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग जितने एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं उसको सिखाते हैं, फिर एक्सपीरियंस्ड बंदे जो हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड बंदे को सिखाते हैं। तो इस तरीके से काम चलता है। तो प्रोग्राम एज और स्ट्रक्चर जो है, एज प्रोग्राम एज द स्ट्रक्चर इज डिग्रेड एंड दे बिकम हार्डर टू अंडरस्टैंड एंड चेंज। जैसे जैसे प्रोग्राम पुराना होता जाता है, और वैसे वैसे, या फिर सॉफ्टवेयर जो कहिए कि सॉफ्टवेयर पुराना होता जाता है, तो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग जो की गई थी वो 10 साल पहले की गई थी। अब आज हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग में तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उस बेसिकली उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को समझने में, ये किस तरीके से उस समय बनाया गया होगा, किन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए बनाया गया होगा, वो चीज जो है वो चेंजेस आते हैं। तो मेंटेनेंस कॉस्ट फैक्टर कई बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेंटेनेंस कॉस्ट फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द कॉस्ट डिपेंड्स इन मेंटेनेंस। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। मेंटेनेंस के कुछ प्रेडिक्शंस हैं। मेंटेनेंस के प्रेडिक्शंस हैं कि मेंटेनेंस प्रेडिक्शन इज कंसर्न विथ एसेसिंग विच पार्ट ऑफ द सिस्टम में कॉज प्रॉब्लम्स। तो मेंटेनेंस में ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि जब हम लोग मेंटेनेंस करते हैं तो पता चल जाता है कि सॉफ्टवेयर के किस पार्ट में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ जो है हम लोग कर पाते हैं, वो चीज़ हम लोग देख पाते हैं। तो सॉफ्टवेयर का जो मेंटेनेंस है वो हम लोग देख लेते हैं। मेंटेनेंस प्रेडिक्शन इज कंसर्न्ड विथ assessing which part of the system may cause problems and have high maintenance cost। किस पार्ट में कितना टाइम लगेगा, कितना हाई मेंटेनेंस होगा, या कितना कॉस्ट ज्यादा लगेगा। ठीक है। चेंज एक्सेप्टेंस डिपेंड्स ऑन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स। तो कई बार ऐसा होता है कि जो चेंज है, चेंज एक्सेप्टेंस, जो भी चेंज हम लोग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, वो डिपेंड करता है कि कंपोनेंट्स की जो मेंटेनेबिलिटी है। मतलब मेंटेनेबिलिटी कहने का मतलब कि कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स। तो डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं या डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स जो यूज किए गए हैं, वो विद द टाइम कितना चेंज हो रहा है, या उसमें कितने चेंजेस आए हैं, या फिर हम लोगों ने उसमें कितने चेंजेस किए हैं मेंटेनेंस कर करके। तो ये चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे मेंटेनेंस करने से कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ये चीज़ें जो है बहुत ही
जाननी ज़रूरी है, क्योंकि मेंटेनेंस का जो प्रेडिक्शंस है वो हमेशा हमें देखना होगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जिसके बाद फिर मेंटेनेंस नहीं किया जा सकता। उसके बाद सॉफ्टवेयर, बेहतर यही होता है कि सॉफ्टवेयर ही बदल दे। नेक्स्ट इज maintenance cost depends on the number of changes and cost of change depend on the maintainability. तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है कि कितना आपने चेंजेस सॉफ्टवेयर में करवाए, तो वो उसके अनुसार मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा। एंड कॉस्ट ऑफ चेंज डिपेंड्स ऑन मेंटेनेबिलिटी। तो जितना मेंटेनेबिलिटी हम लोग बढ़िया से करेंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये है। नेक्स्ट इज चेंज प्रिडिक्शन। अब ये चेंज प्रिडिक्शन क्या है? तो चेंज प्रिडिक्शन बेसिकली है कि प्रिडिक्टिंग द नंबर ऑफ चेंजेस, जितने भी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, तो जहाँ जहाँ पर भी चेंजेस किए हैं, जो प्रिडिक्शन जो आपने जितने जगह पे चेंजेस किए उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। पूरे सॉफ्टवेयर में हो सकता है कि 200 जगह किए हैं चेंजेस, या फिर 500 जगह चेंजेस किए हैं, तो उसको जो है हम लोग देखते हैं कि कितने जगह चेंजेस किए गए। तो वो चेंजेस के अनुसार जो है हम लोग देखते हैं कि जो रिलेशनशिप है सिस्टम का और एनवायरनमेंट का, मतलब आपके सॉफ्टवेयर का और एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है वो कितना डिपेंडेबल है और कितना सही से चल रहा है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि सिस्टम में चेंजेस तो आ जाते हैं, सिस्टम में चेंजेस तो किए जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि भाई आप सिस्टम में चेंजेस तो कर रहे हो, लेकिन उसमें जो चेंज है वो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर को ही चेंज करना पड़े, अब उसमें चेंजेस अब नहीं किए जा सकते। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। टाइटली कपल्ड सिस्टम्स रिक्वायर चेंजेस व्हेनेवर द एनवायरनमेंट इज चेंज। जो टाइटली कपल्ड है, मतलब कि टाइटली कपल्ड कहने का मतलब ये होता है कि टाइटली कपल्ड कहने का मतलब ये है कि जब आपका सिस्टम टाइटली कपल्ड है, मतलब एक दूसरे की जो इंटीग्रेशंस है वो बहुत ही ज्यादा हैं, हर कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। तो उस केस में क्या होता है कि जब आपका जो सिस्टम है पूरे इंटीग्रेटेड रहती है, तो उसमें जो भी हम लोग चेंजेस करते हैं तो उसमें उसके एनवायरनमेंट में भी चेंज करना पड़ता है, अगर वो टाइटली कपल्ड है तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप मतलब सिस्टम और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप, है ना? तो उसको जो है यहाँ पे देखिएगा, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिलेशनशिप, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम इंटरफेसेस सबसे पहला है, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम इंटरफेसेस, नंबर ऑफ इनहेरेंटली वोलेटाइल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, मतलब जितना भी चेंजेस किए गए हैं इंटरफेस में वो पहला। दूसरा, जो नंबर ऑफ इनहेरेंटली वोलेटाइल सिस्टम रिक्वायर्ड, मतलब कि जितने भी ऐसे सिस्टम जिसकी की चेंजेस हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन वो चेंजेस रिक्वायर्ड है केवल और केवल कुछ ही जगहों पर, जिसमें कि कुछ ही देर के लिए वो चेंजेस होते हैं, फिर उसके बाद उस चेंजेस को हटा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। नंबर ऑफ इनहेरेंटली वोलेटाइल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, कभी कभी जो है दूसरे सिस्टम जो जिसकी जरूरत बहुत कम है उसको भी इनबिल्ट किया जाता है। द बिजनेस प्रोसेस वेयर द सिस्टम इज यूज्ड, कई बार जो बिजनेस प्रोसेस है जहाँ पर कि सिस्टम यूज हो रहा है, तो उस जगह पे भी जो है कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा चीज यहाँ पे बता दिया है। प्रेडिक्टिंग मेंटेनेबिलिटी है, प्रेडिक्टिंग सिस्टम चेंजेस है, प्रेडिक्टिंग मेंटेनेंस कॉस्ट है। तीनों को सब डिवाइड कर दिया है, सबको एक ही मतलब इक्वली डिवाइड किया गया है। और उसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि सिस्टम विल बी मोस्ट एक्सपेंसिव टू मेंटेन, कहाँ पर सिस्टम मोस्ट एक्सपेंसिव होगा, व्हाट विल बी द लाइफ टाइम ऑफ द मेंटेनेंस कॉस्ट,
व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस द सिस्टम ओवर द नेक्स्ट ईयर, इस बार क्या है, पिछले बार क्या था, कितने सारे चेंजेस इसमें किए जाएंगे, है ना। और कितने सारे जो है उसमें सिस्टम में जो है आपको चेंजेस जो जितने भी रिक्वायर्ड हैं, वो चेंजेस से क्या काम हो जाएगा, तो वो सारे चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो दिस इज द डायग्राम जिसको कि आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे, सो देखते जाएंगे। थोड़ा सा डायग्राम जो है जिगजैग है, वो हमें भी नहीं दिख रहा है उतना सही से, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो आपको पढ़ने में आ जाएगा कि क्या कौन कौन सी चीजें लिखी हुई है। कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स है जो कि आप लोगों को नहीं पढ़ना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वही ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। टू एक्सप्लेन द मेन टास्क, सबसे पहला है कि टू एक्सप्लेन द मेन टास्क अंडरटेकन बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर्स। जो सबसे मेन टास्क होता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स का, वो आपको एक्सप्लेन किया जाता है। टू इंट्रोड्यूस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट एंड टू डिस्क्राइब इट्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसको बढ़िया से आपको दिखाया जाता है, आपको समझाया जाता है, उसके बारे में डिस्टिंक्ट जानकारी दी जाती है, डिफरेंट जानकारी दी जाती है, और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको बताया जाता है। नेक्स्ट है टू डिस्कस प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस। तो डिस्कस जो जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है और प्लानिंग प्रोसेस है, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है और प्लानिंग की जो प्रोसेस है, वो हम लोग जो है यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो किस तरीके से हम लोग वो डिस्कस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही आता है। और उसके बाद यहाँ पे ये है कि हाउ टू शो द ग्राफिकल शेड्यूल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस के अंदर की चीज़ें नहीं है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अलग चीज़ है। लेकिन एक पॉइंट इसमें मैनेजमेंट में आपका मेंटेनेंस भी आता है कि भाई जब हम लोग सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं तो उसको मेंटेन भी तो करेंगे। तो इस चीज़ के लिए बस थोड़ा सा हम लोग पढ़ रहे हैं कि कभी बाई चांस ऐसे कभी आज तक पूछा तो नहीं है, लेकिन आपसे कहीं कभी एक बार पूछ दे, इसके लिए हम लोग इसको देख रहे हैं। टू शो हाउ ग्राफिकल शेड्यूल रिप्रेजेंटेशन, मतलब किस तरीके से जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा सॉफ्टवेयर को, या फिर सॉफ्टवेयर में जो डिफरेंट जो चेंजेस हुए हैं उसको किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो सारा चीज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर में आता है। टू डिस्कस द नोटेशंस रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर बना तो देते हैं हम लोग, लेकिन उसका फिर हम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट निकालना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि हम लोगों ने मान लिया कि किसी सॉफ्टवेयर में 5 लाख रुपए लगा दिए, और वो 5 लाख रुपए हमने तब लगा दिए जब कि हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर 10 साल पुराना है, और उसको हम लोगों ने मेंटेन करके जो है आज के डेट में जो है ये मेंटेनेंस जो है हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन ये मेंटेनेंस हो सकता है कि अगले साल वो खत्म हो जाए। तो 5 लाख रुपए लगाना या 50 लाख रुपए लगाना बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए, तो मेंटेन जो है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दैट इज़ कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। और यही रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ते हैं कि रिस्क मैनेजर बियर्स द रिस्क, कि आपने अगर सॉफ्टवेयर को मेंटेन कराना है तो सॉफ्टवेयर को मेंटेन कराने में आपको 50 लाख रुपए लग जाएंगे। तो उससे बढ़िया है कि आप और 50 लाख मिला करके एक सॉफ्टवेयर ही बनवा लो। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर 10 साल पुराना है, उसको आप मेंटेन कराइएगा तो अगला 1 साल 2 साल चलेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। जबकि आपका जो नया सॉफ्टवेयर है वो हो सकता है कि आपको ज़्यादा समय 10 साल, फिर अगला 10 साल तक वो काम दे दे। तो ये सब रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। इसीलिए मेंटेनेंस पे हम लोग उसमें जो पुराने सॉफ्टवेयर हैं उसके लिए उसके मेंटेनेंस पे कम ध्यान देते हैं, अनटिल अनलेस कि वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल हो। कंसर्न विथ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इंश्योरिंग द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड ऑन टाइम। तो ये सारी चीज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पार्ट है कि हमें जब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं
या मेंटेन कर रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे सारा काम हो जाए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नीडेड बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू budget and schedule constraints that are set by the organizations developing the software। कहने का मतलब ये है कि कई बार जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि सॉफ्टवेयर को जब हम लोग डेवलप करें तो सारे चीज़ उसमें सारे कंस्ट्रेंट्स सारे जितने भी अवरोध हैं उन सब को एक एक करके हटाते चले जाए और बढ़िया से सॉफ्टवेयर को आपके सामने जो क्लाइंट है उनके सामने प्रेजेंट किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है और प्रॉब्लम बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट जो है आपका सही नहीं बनेगा या सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट जो है उतनी अच्छी से हो नहीं पाएगी। तो दैट्स इट, यही है आपका मेंटेनेंस पार्ट और मेंटेनेंस पार्ट में और कुछ पढ़ना नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ मेंटेनेंस। अगर कुछ ऐसा आपको और भी पता चलता है, कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपका मेंटेनेंस प्रेडिक्शन और मेंटेनेंस जो कॉस्ट फैक्टर है, अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट्स ले लें और इसको हमेशा जो है आप लोग मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको लिख रहे होंगे क्योंकि लिखना इम्पोर्टेंट है समझने से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ रहेगा तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हो, लिखा ही नहीं रहेगा आपके पास तो आप उसको क्या क्या करोगे। तो आई होप आई एम एबल टू मेक यू एक्सप्लेन। अब इसके बाद जो है और कोई भी चीज़ें नहीं रह गई हैं और दैट इज़ द ओवर ऑफ योर चैप्टर। और इसके बाद जो है एक लास्ट चैप्टर जो बच जाता है वो हम लोग कर लेंगे, वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। So thank you, thanks a lot. We'll meet in the next class.